प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है और सॉइल केमिस्ट्री का थर्ड लेसन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कृषि रसायन का तीसरा लेसन सॉइल कोलाइड्स, मृदा कोलाइड्स के नाम से तीसरा लेसन आपका है और थोड़ा सा समझने वाला या ये कहें कि कृषि रसायन का कठिन लेसन यही है, लेकिन छोटा सा लेसन है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, समझने वाली चीज़ें हैं, समझने से बिल्कुल अच्छी तरह से याद रह जाएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी तरह का हो, हर तरह के एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेसन सॉइल कोलाइड्स। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉइल कोलाइड्स, इसकी क्या डेफिनेशन है, इस वर्ड्स के क्या मायने हैं, ये सब बातें साइंस में बार बार अपन डिस्कस करते रहे हैं कि जो भी कोलाइड्स वर्ड है एक ग्रीक वर्ड कोला और ओइड से बना हुआ है। कोला एंड ओइड्स। कोला मीन्स ग्लू, गम, और ओइड्स मीन्स इक्वल, गोंद के समान जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उसको कहा जाता है कोलाइड्स। दोबारा सुन लीजिएगा। कोला मीन्स ग्लू, ओइड्स मीन्स इक्वल, गोंद के समान सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी एक अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है और उसी को अपन कहते हैं कोलाइड्स। ये तो इस वर्ड्स की मीन्स के बारे में बताया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी डेफिनेशन दी गई है, इनका एक निश्चित डायमीटर होता है और वो है 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन के बीच। अगर आपको कोई सीधा पूछे कोलाइड्स क्या हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन के बीच होता है, वो सभी पार्टिकल्स कोलाइड्स कहलाते हैं, 1 से 100 मिली माइक्रोन के बीच। और इस कोलाइड से संबंधित सबसे पहले जो रिसर्च की थी, सबसे पहले इसके बारे में लोगों को बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम आता है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले कोलाइड्स के बारे में बताया था, इसलिए इसको फादर ऑफ कोलाइड केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोलाइड्स केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? थॉमस ग्राहम। इसी ने सबसे पहले देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं और कुछ डिफ्यूज नहीं होते। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा, आपको एक चीज़ समझा रहे हैं ऐसे कि बीकर में सॉल्यूशन है और इसके बीच में मान लीजिए इसको अपन कहते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, और यहाँ सॉल्यूशन है, इसके कुछ पार्टिकल्स इधर से चले जाएंगे और कुछ नहीं जा पाएंगे। जो पार्टिकल इस साइड में आ गए उसको तो उन्होंने क्या नाम दिया? क्रिस्टलाइट। जो पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के द्वारा पास हो जाते हैं उनको तो उसने कहा क्रिस्टलॉइड्स। और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते, पास नहीं होते, उनको उसने नाम दिया कोलाइड्स।
ये कोलॉइड्स पार्टिकल्स हैं और ये हैं क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स। दो प्रकार के उसने बताए, कौन से? मेम्ब्रेन से पास हो गए दूसरी तरफ चले गए, उसको तो उसने कहा क्रिस्टलाभ। हिंदी में ये बात लिखी हुई है कि झिल्ली के द्वारा अगर वो डिफ्यूज हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं दूसरी तरफ, तो उनकी अलग नेचर है, उनको अपन ये कहेंगे ये क्रिस्टलाभ हैं, और जो पास नहीं होते उनको अपन ये कहेंगे कि ये कोलाइडल नेचर। ये समझने की बात। इसका अर्थ है कि इनकी साइज के हिसाब से अगर इससे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से थ्रू हो गए, पास हो गए, डिफ्यूज हो गए, विस्तृत हो गए, और कुछ विस्तृत नहीं हुए। ये डेफिनेशन इसमें दिया गया। 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन, दूसरा गोंद के समान जो पदार्थ होते हैं, और तीसरा ये पशु या जंतु मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ तो पास हो जाते हैं, उसको टेक्निकली डिफ्यूज कहते हैं, डिफ्यूजन, और कुछ डिफ्यूज नहीं होते, विस्तृत नहीं होते। दो प्रकार की प्रॉपर्टी के आधार पर जो डिफ्यूज हो गए उनको क्रिस्टलाइट या क्रिस्टलाभ कहा, जो डिफ्यूज नहीं होते उसको कोलाइड्स कहा। ये सबसे पहले कोलाइड्स के बारे में आता है। 3 चीज़ें याद रखनी है। कोलाऑइड्स ग्रीक वर्ड्स किसने सबसे पहले बताया? थॉमस ग्राहम ने। कब बताया? 1861 में। क्या कहा कि कुछ सब्सटेंस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, कुछ पास नहीं होते। जो डिफ्यूज हो गए उनको कहा क्रिस्टलाइट, और जो डिफ्यूज नहीं हुए उनको कहा कोलाइड। अब आपके बुक्स के अकॉर्डिंग कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक एक प्रॉपर्टी को ढंग से समझना है शॉर्ट में। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है विषमांगी हेटेरोजेनेटी। 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक को कहते हैं होमोजेनियस, एक को कहते हैं हेटेरोजेनस। ये हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा? हेटेरोजेनेटी, विषमांगी सॉल्यूशन, यानी एक समान नहीं होते। एक समान क्यों नहीं होते, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपन। ये बीकर है, ये दूसरा बीकर, इसमें वाटर है, और इसमें किसको ऐड किया अपन? सॉल्ट या शुगर। इसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। इसमें मिलाने के बाद पूरी तरह से पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, पूरी तरह से मिल जाएंगे। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक समान सभी पार्टिकल्स मिल गए उसको कहते हैं होमोजेनिटी, होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए वाटर के अंदर, आपकी अपनी भाषा में बताएं, वाटर के अंदर मैदा या क्ले, मैदा समझते हो ना, बारीक आटा या क्ले, इसको मिलाया गया तो उसके पार्टिकल्स एक समान नहीं रहते, पूरे में कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं। उसको कहते हैं डिफ्यूज या डिस्पर्स। डिस्पर्स का है पूरे मीडियम में फैले हुए हैं, लटके हुए हैं, झूलते हुए, हैंगिंग टाइप है, इसलिए इसका अलग तरह के नेचर है। इसलिए इसको क्या कहा? हेट्रोजेनेटी सॉल्यूशन। हेट्रोजेनेटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, फीचर है कि ये 2 प्रकार के मीडियम में, एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है, और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम जो लिक्विड के रूप में होता है, यानी कि यहाँ लिक्विड है वाटर, और वाटर क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम, और इसके अंदर ऐड किया गया है, मिलाया गया है क्ले। क्ले को कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज। 2 अलग तरह की चीज़ें, मिले हुए नहीं हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशन को अपन कोलाइड्स कहते हैं, और इस तरह को ये भाषा में कहें तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है? डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन।
डिजोल्व नहीं होते, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिजोल्व और डिस्पर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजोल्व का अर्थ है पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाएंगे, और ये घुलते नहीं, ये उसमें बिखरे हुए रहते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट की है। दूसरा देखो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, अपन डिस्कस किया अभी कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज हो जाते हैं, कुछ डिफ्यूज नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसको यहाँ भी समझाया गया है। तीसरी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट, एक साइंटिस्ट था, ये लास्ट ईयर जेट में भी क्वेश्चन आया था। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन, उसी के नाम से ये ब्राउनियन मोमेंट पड़ा, और इसमें लिखा होगा 1827 में रॉबर्ट ब्राउन, उसने सबसे पहले ये दिया था कि एक विशेष प्रकार के कण टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन, यानी ये एक समान गति नहीं करते। आपके बुक्स में ऐसे ड्राइंग बनाया होगा, ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ही बना रखा है। एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में नहीं गति करते, ऐसे कभी ऐसे 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 गति करते हैं। इस प्रकार के जो मोमेंट को, एक प्रकार के मोमेंट को ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी ही गति ज़्यादा होगी। और सिंपल आपकी लैंग्वेज में बताएं कि हर कोई पार्टिकल्स, चाहे अपन मैं पेन गिराऊं या छोटा क्ले का पार्टिकल्स गिराएं या कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा गिराएं, कहाँ आएगा? नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन इसमें इस बात का प्रयास किया गया समझाने का कि कोई भी छोटा पार्टिकल नीचे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको धक्का देके पुश करके वापस ऊपर की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही कोई पार्टिकल्स नीचे आने की कोशिश करता है, ये मान लीजिए क्ले का पार्टिकल्स है, और यहाँ पर ये पार्टिकल्स किसका है? वाटर। ये इसको वापस धकेल देगा, इधर भाग जाएगा। इधर पार्टिकल है, उसको इधर धक्का मार दिया। बम्बार्डिंग होता है एक दूसरे को, इसलिए ये क्या करते हैं, जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे घूमते हैं। इसलिए स्पेसिफिक फीचर है कि कोलाइड्स सब्सटेंसेस में ब्राउनियन मूवमेंट पाया जाता है। और ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो जैसा कि नाम से ही इसको पता, ब्राउनियन मूवमेंट किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन। कब दिया? 1827 में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके अंदर कोई न कोई चार्ज होता है, और आपने पढ़ा होगा, या तो कैटायंस या एनायंस। दो प्रकार के आवेश होते हैं, दो प्रकार के चार्ज, धनावेश धनायंस या ऋण आवेश ऋणायंस। इसलिए जितने भी कोलाइड्स पार्टिकल्स हैं, इनमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स में ये निगेटिव चार्ज पाए जाएंगे। और जिसमें निगेटिव चार्ज, ये आगे वाला पॉइंट मैं अभी समझा दूँ, जिसमें जितने निगेटिव चार्ज होंगे उस सरफेस पर कैटायंस आकर अधिशोषित हो जाएंगे, कैटायंस आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह की प्रॉपर्टी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, देखो, एडजॉर्प्शन। किसका एडजॉर्ब कर रहे हैं? कैटायंस का। जितने अधिक नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही कैटायंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। और ये एक प्रॉपर्टी है, ये सबसे अधिक क्ले की पाई जाती है, कोलाइड्स की पाई जाती है। इसको कहते हैं कैटायंस का एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायंस, या अधिशोषण
ये इस प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडाल। उसने देखा, एक बीकर में सॉल्यूशन लेके देखा उसने, टॉर्च की रोशनी से कभी ऊपर से मार रहा, कभी नीचे से मार रहा। जैसे मान लीजिए इसको टॉर्च को ऐसे देखा, वैसे देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक दिन उसने एक ऐसे एंगल से देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से पाथ शो हो रहा है, यानी एक रास्ता ऐसा कैसा लाइट का बीम दिख रहा है, बीम। और जो बीम दिख रहा है उसी को उसने कहा ये टिंडल इफेक्ट है। ये आपकी बुक्स में चित्र बना हुआ, नीचे मैं बता रहा हूं, दोबारा इसको देख लीजिए दोबारा। साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडाल। उसने ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये ट्रू सॉल्यूशन है। अगर ये टॉर्च से ये टॉर्च है यहाँ पर, इससे अपन लाइट को इसके अंदर से पास करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपने को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई बीम रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कोलाइडल है, इसके अंदर से ये सीधा सीधा पाथ दिखाई दे रहा है और इस पाथ को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। एक चमकता हुआ रास्ता, लाइट की बीम दिखाई देती है, ऐसे बीम, न ऊपर फैले न नीचे फैले। यही महत्वपूर्ण फीचर है। और ये कारण क्या है, ये भी बिफोर लास्ट ईयर पूछा गया था। टिंडल प्रभाव का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, लाइट का कणों के ऊपर गिरने के बाद फैल जाना, विषित हो जाना, प्रकीर्णन हो जाता और अपने को वो चमकती हुई बीम दिखाई देती। कभी कभी अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में सुबह सुबह किसी रोशनदान से लाइट आती है, रोशनदान से सूर्य की रोशनी आती है, उसमें भी अपने को उस लाइट के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स ऐसे मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। छोटे जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उसी को अपन कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कहाँ देखा जाता है जनरली, जहाँ पर डार्क रूम होता है और कहीं से सनलाइट आ रही होती है, या कभी कभी काफ़ी कोहरा होता है, डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स, तो अपनी गाड़ी की बीम, गाड़ी की जो लाइट है उसकी बीम दिखाई देती है, रास्ता दिखाई देता है। यानी कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो नीचे शटल डाउन नहीं हो रहे, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं और एक विशेष मीडियम में डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सभी जैसे ही उस पर लाइट कोई गिरेगी तो वो पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देंगे और इस चमकने को ही कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। टिंडल प्रभाव क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का विषित हो जाना, ये महत्वपूर्ण। लास्ट, प्रेसिपिटेशन। अगर किसी में नेगेटिव चार्ज हैं और वो चार्ज ख़त्म हो जाते हैं तो कहते हैं ये पार्टिकल्स धीरे धीरे मूवमेंट इनका कम हो जाता है और एग्रीगेट बना लेते हैं, एक समूचे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वापस मूवमेंट करने लग जाएंगे। अपने घरों में अपन देखते हैं कभी कभी बच्चे काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के, आजकल तो जॉइंट फैमिली नहीं रही। उन बच्चों को सुबह सुबह क्या है, सभी बच्चों को बढ़ाकर दही पराठे, आजकल नई डिश आने लगी, बर्गर पिज़्ज़ा या समोसा कचौरी, उनको पूरी तरह से चार्ज कर दिया, पूरा भरपेट खिला दिया और फिर उनको कहा कि जाओ बेटा आप आराम से खेलो। तो वो 2-3 घंटे जब तक वो चार्ज रहेंगे ने, वो एक जगह बैठे नहीं, इधर उधर घूमते रहेंगे। जैसे ही उनका धीरे धीरे चार्ज कम होता जाएगा और वो क्या होंगे, एक जगह आकर आराम से बैठ जाएंगे। इस तरह का एक फीचर प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? कोलाइड्स में, और उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। चार्ज नहीं है तो इकट्ठे हो जाएंगे और जैसे वो चार्ज होंगे तो जितना अधिक चार्ज होगा घूमते रहेंगे।
ये आपके बुक्स के अकॉर्डिंग 7 फीचर्स 7 प्रॉपर्टी बताई गई हैं और ये एक एक प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। ये इजीली थोड़े समझ में आगे वाले अपने आप ही लेसन इजी होता जाएगा। इसके अलावा आपकी बुक्स में 4 प्रॉपर्टी और दे रखी हैं, उनको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सोइल कोलाइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ सोइल कोलाइड्स, मृदा कोलाइड्स की 4 प्रॉपर्टी और हैं और एक प्रॉपर्टी है कोहेजन, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, समान अणुओं का आकर्षण। ये आपको जंक्शन याद रखना है, सिमिलर पार्टिकल। इसका अर्थ है जल प्लस जल, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ ही आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह के अगर कोई फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स को कहा जाता है कोहेजन फोर्स। और एक और इम्पोर्टेंट फोर्स है, उसको कहते हैं एडेजन। डिसिमिलर पार्टिकल्स, असमान अणुओं का आकर्षण, असमान सोइल पार्टिकल्स प्लस वाटर पार्टिकल्स। ये बहुत ही स्पेसिफिक फिनोमेना है और ये आपकी 11th क्लास में सोइल वाटर आपने स्टडी किया होगा, उसमें भी इसको डिस्कस किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। ये मान लीजिए ये सोइल पार्टिकल्स है, इस पर सबसे पहले वाटर का आएगा, अट्रैक्ट होगा ये मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स, सोइल प्लस वाटर के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं एडेजन। सोइल प्लस वाटर के बीच का अट्रैक्शन है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अपन कहेंगे एडेजन। हिंदी में कहते हैं आसंजन बल। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया। और वाटर प्लस वाटर, इसके बाद एक और लेयर आ जाएगी वाटर की, इसको कहते हैं कोहेजन और इसको कहा जाता है सहसंजन बल। 2 प्रकार के बल हैं, आसंजन बल, सहसंजन बल। समान सह से समान बना, समान पार्टिकल्स सहसंजन, असमान आसंजन, असमान, ऐसे स्टार्ट यहाँ हो रहा है, ऐसे स्टार्ट यहाँ हो रहा है, हिंदी में ऐसे स्टार्ट हो रहा, समान अणुओं का। इसके अलावा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज अगली प्रॉपर्टी है, जिसमें अधिक पार्टिकल्स होंगे। कौन से पार्टिकल्स? जिनका आकार 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन के बीच है। वो जैसे ही मॉइस्चर होगा, नमी होगी, फूल जाएंगे। फूलना कहलाता है स्वेलिंग। और जैसे ही सूखेंगे, श्रिंकेज, सिकुड़ना। ये प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसको कहा जाता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। एक लास्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। क्ले पार्टिकल्स में गुण होता है, इसको फोर्सली डिफॉर्म या फॉर्म, नई फॉर्म से आकृति दे सकते हैं और फोर्स हटाने के बाद भी वो वैसे ही बनी रहती है। इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी ये आपके डिस्कस किया, इजीली आपको याद होनी चाहिए 7 प्रॉपर्टी कोलाइड्स की। इसके अलावा 4 प्रॉपर्टी सोइल कोलाइड्स की। ये सब मिला के प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स कहा जाता है। यानी इनके क्या क्या गुण हैं, क्या फीचर हैं, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। आई होप अंडरस्टैंड यू, समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। और अब आपके दिमाग में आएगा कि साहब अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी अपन पढ़ तो ली, इनका सोइल में क्या इम्पोर्टेंस है, कितने प्रकार की होती हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, वो सब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल्स या टाइप ऑफ सोइल कोलाइड्स कहा जाता है। सोइल में 2 प्रकार के कोलाइड्स पाए जाते हैं। एक तो है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, और एक को अपने बोल दिया कार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक।
कार्बोनिल में एक ही नाम है ह्यूमस, जो अपने मर्दा में जीवांश पदार्थ वाला टॉपिक याद कर लीजिएगा आप, उसमें अपन डिस्कस किया था। यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स, इनऑर्गेनिक सॉइल, और इसको दो भागों में बांटा गया है, सिलिकेट क्ले एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। सिलिकेट क्ले, मृतिका क्ले तथा लोहे तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स। इसका भी आपके बुक्स में सिलेबस में नहीं डिस्कशन किया गया है। आपके बुक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलिकेट क्ले, और ये यहाँ पर दो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। सिलिकेट क्ले की डोमिनेंसी पाई जाती है टेम्परेट रीजन में, यानी जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु होगी, शीतोष्ण जलवायु में ये अधिक पाए जाते हैं। और ये उष्ण जलवायु, उष्ण इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ये छोटा क्वेश्चन कि सिलिकेट क्ले मिनरल्स की डोमिनेंसी प्रधानता किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट रीजन, टेम्परेट क्लाइमेट। आयरन के, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल रीजन। आपकी बुक्स में इसी का डिस्कशन किया गया है, यही बड़ा ध्यान से सुनना है। सिलिकेट क्ले, सिलिकेट क्ले, और इन सिलिकेट क्ले को तीन भागों में बांटा गया है, केओलिनाइट, मोंटमोरोनाइट, इलाइट। इस सिलिकेट क्ले के तीन बेटे हैं, और तीन बेटों का उन्होंने एक जैसा ही नाम रखा है। सबके लास्ट में क्या लगा? केओलिनाइट, मोंटमोरोनाइट, इलाइट। ये एक बार वर्ड्स थोड़े से कठिन शुरू में सुनेंगे तब लगेंगे, लेकिन आजकल बच्चों के नाम भी अपने परिवारों में देखते हैं, बच्चों के नाम भी बड़े क्लिष्ट, अलग तरह के, बड़ा मुश्किल है याद रखना। ऐसा ही इसने अपने तीन बच्चों के नाम रखे हैं। केओलिनाइट थोड़ा सबसे बड़ा बच्चा, मोंटमोरोनाइट, और उसके बाद इलाइट तो इनका छोटा प्यारा बच्चा। इन तीनों की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, लेकिन इनका कंपोजिशन एक है, क्योंकि पेरेंटल मटेरियल माँ बाप इसके एक हैं, तो इसमें लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी तो हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत भिन्नताएं, कोई ज़्यादा शरारती है, कोई कम शरारती है, कोई डल है। तो ये आपको समझना है कि सबसे पहले इन्हीं का क्लासिफिकेशन दिया गया था, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तीन भागों में बांटा, और ये लिखा होगा इन तीनों को इनकी संरचना के आधार पर आगे नाम दे रखा है केओलिनाइट। इनकी संरचना के आधार तीन भागों 1:1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझना। यानी कि इनकी स्ट्रक्चर, किनकी स्ट्रक्चर? सिलिकेट क्ले की स्ट्रक्चर क्रिस्टलीय यूनिट में होती है, यानी इसका एक कण, एक छोटा पार्टिकल भी 2 या 3 शीट से बना हुआ, लेयर से बना हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 ही शीटें पाई जाएं, 2 ही लेयर पाए जाएं। एक लेयर किसकी होगी? एल्यूमिनियम की, इसको कहा था एल्यूमिना, एल्यूमिना। दूसरी लेयर, एक लेयर होगी इनकी सिलिका की, सिलिका। ये 2 लेयर, ये 2 चीज़ समझना। अगर किसी सिलिकेट क्ले मिनरल्स में, किसी सिलिकेट क्ले मिनरल्स में 2 ही लेयर, 2 ही शीटें पाई जाएं एक के ऊपर, उस शीट को कहेंगे 1:1 रेशियो, 1:1 वाला मिनरल्स। और इसमें एक परत किसकी पाई जाएगी? सिलिका की। एक परत किसकी होगी? एल्यूमिना की। यह यहाँ पर दिखाया गया है।
एक परत किसकी है? सिलिका की। एक परत किसकी होगी? एल्यूमिना। जिसमें सिर्फ 2 ही लेयर पाए जाएं उसको अपन कहेंगे 1:1। और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका केओलिनाइट। हिंदी में भी प्यारे बच्चों इसको केओलिनाइट ही लिखा गया है, केओलिनाइट 1:1 रेशियो, 1:1। अब ये आपके समझ में आ गया 1:1 रेशियो क्या है? एक लेयर किसकी है? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिना की। एक लेयर किसकी है? सिलिका की। ये समझ गया? यानी एक परत किसकी है? बड़े आराम से आपके बुक्स में ऐसे चित्र बना होगा। इस लेयर को क्या कहा? एल्यूमिना एयर। एक लेयर और बनी हुई है, इसको अपन ने क्या कहा? सिलिका। और ये दोनों मिला के किसका एक क्रिस्टल यूनिट है? इसको एक क्रिस्टल इकाई कहा गया है। यानी एक कण, एक पार्टिकल्स में, ये समझने वाली बात है, एक पार्टिकल्स में 2 डिफरेंट लेयर हैं। एक लेयर है सिलिका, एक एल्यूमिना। और ये दोनों लेयर अच्छी तरह से ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं। इसकी 4 बीच में बॉन्डिंग किसकी है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ अगर आपको लिख दें, ये मैंने 4 दिखाए गए हैं, 4 पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन। इसका अर्थ है एक क्रिस्टल यूनिट बनी किससे मिलाकर? एक एल्यूमिना, एक सिलिका। ऐसी ही एक दूसरी लेयर है, उसमें भी सेम पैटर्न है, एल्युमिनियम, एल्यूमिना, सिलिका। इसमें भी आपस में दोनों शीट किससे जुड़ी हुई हैं? ऑक्सीजन बॉन्डिंग से या हाइड्रोक्सिल OH से। इतना याद रखना, एक सीट ये दोनों सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो है ऑक्सीजन बॉन्डिंग। किससे जुड़ी हुई है? आपस में। और दोनों मिलके एक क्रिस्टल इकाई बनाती हैं। क्रिस्टल इकाई यानी एक पार्टिकल बनाती हैं। और ये पार्टिकल्स आपस में यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और यहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बुक्स में आपका डिस्कस नहीं दिया गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इनका जो बंध है वो बड़ा जोरदार है, इसके अंदर स्पेस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसलिए ये जो फैलाव नहीं करते, तो आपकी बुक्स में लिखा होगा अप्रसारित बंध हिंदी में। सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, यहाँ भी इंग्लिश में लिख दिया। आप O को डिनोट कर रहे हैं ऑक्सीजन से। एक सीट है, ये पहले वाले सीट है, ये सीट किसकी बनी हुई है? एल्यूमिना की। दूसरी सीट सिलिका की। ये आपको बता दिया, एल्यूमिना दो ही सीटें हैं। दोनों सीटें आपस में जुड़ी हुई किससे हैं? ऑक्सीजन बॉन्डिंग से। O जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ये आपस में एक जुड़ गई। तो 2 लेयर जुड़ने के बाद एक क्रिस्टल यूनिट बनती है, क्रिस्टलाइन यूनिट बनती है। और यही एक पार्टिकल, ऐसा एक पार्टिकल्स और है, इस सेम पैटर्न है, सिलिका एल्यूमिना आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों सीटों को जोड़ने के लिए बीच में एस बॉन्डिंग की है, हाइड्रोजन बंद है। और ये इतना ताकतवर है, मजबूत जोड़ है, जैसे फेविकोल का जोड़ हो। और ये नॉन एक्सपेंडेड यानी आपस में प्रसारित नहीं होता। इसलिए कहा जाता है इनका एक्टिव सरफेस एरिया कम है। एक्टिव सरफेस एरिया यानी कि अब आपको ये बताया था कि इनमें सभी कोलाइड्स में नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहाँ इसके अंदर तो नेगेटिव चार्ज है, तो इनके चारों तरफ कैटायंस, अगर आपकी बुक्स में ढंग से पढ़ोगे, ये क्या पाए जाएंगे? कैटायन सक्सेंस, CATION, कैटायन। ये इनकी चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? कैटायंस। अब एक को ढंग से समझने के बाद बड़ा इजी है, आगे वाले बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है माउंट मोर्लोनाइट।
दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप और समझा सकते हैं अच्छी तरह से। उसको अपन ने कहा माउंट मोरिलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट। इसके आपके बुक्स में देखोगे माउंट मोरिलोनाइट के आगे क्या लिखा होगा प्यारे बच्चों, इसका भी हिंदी में नाम माउंट मोरिलोनाइट। मैंने अभी आपको बताया कि इसके सिलिकेट के लेके 3 बच्चे हैं, तो चाहे हिंदी में नाम लिखो इंग्लिश में नाम लिखो, बच्चों को नाम तो एज इट इज होगा माउंट MONT, माउंट मोरी MORI, मोरी लो LONIT, माउंट मोरिलोनाइट। लेकिन इसके साथ में क्या लिखोगा 2:1, 2:1। अब 2:1 आते आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया। 2 लेयर इसमें सिलिका की हैं और 1 लेयर इसमें एल्यूमिना की है। इसी में समझना, ये लो सब, एक सिलिका मैंने ऊपर बना दी, बीच में क्या है एल्युमिनियम है, फिर सिलिका। इसका अर्थ है सैंडविच। अपने कभी कोई ऐसी स्वीट ऐसी मिठाई खाई, ऊपर से वाइट कलर, बीच में एक अलग रेड कलर का एक अलग से पीस और नीचे फिर वाइट कलर, या सैंडविच खाया अपन ने। इसका अर्थ है कि सैंडविच टाइप है। 2 सिलिका सीटों के बीच में एक एल्यूमिना सीट है, या ये कहें बीच में क्या फंसी हुई है एल्यूमिना सीट। एक सीट, एक लेयर किसकी सिलिका की, दूसरी लेयर किसकी एल्यूमिना की, फिर सिलिका। और इसमें सेम वही है, आपस में किससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। और इनको एक क्या कह दिया क्रिस्टल यूनिट, क्रिस्टल यूनिट। लेकिन इस 2:1 वाले में बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस है, और काफ़ी स्पेस की वजह से ही ये बीच में स्पेस है, आपके बुक्स में भी दे रखा होगा। ये सिलिका, ये एल्यूमिना, ये सिलिका, सेम पैटर्न। यहाँ पर भी स्पेस होने की वजह से कुछ कैटायंस इसके अंदर भी आ जाते हैं, और ये इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, फीचर है कि 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स किसको कहेंगे एक्सपेंडिंग टाइप, एक्सपेंडेड। तो ये कौन सा उदाहरण है प्रसारित होने वाला एक्सपेंडेड, यानी इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्टिव सरफेस एरिया या सबसे शरारती बच्चा, इधर तो सब जगह घूम रहा है, एक्टिव सरफेस भी ज़्यादा है, दिमाग इसका थोड़ा ज़्यादा चलता है, उसी का नाम है, नाम भी इसका थोड़ा कठिन है, माउंट मोरिलोनाइट। जितना क्रिटिकल नेम उतने ही इसकी क्रिटिकल फीचर, उतने ही इसके क्रिटिकल कार्य, एक्शन भी ज़्यादा करता है, कैटायंस को भी ज़्यादा घसीट रहा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, सी ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अर्थ है ज़्यादा खा लेता है। ये सब चीज़ें, पानी पिएगा ज़्यादा पी लेगा, पानी उसको रिटेन रखेगा, ये गुण पाए जाते हैं। ये इसको कहते हैं 2:1 प्रसारित होने वाला सिलिकेट क्ले मिनरल्स का उदाहरण। और तीसरा जो सबसे छोटा बच्चा है, थोड़ा प्यारा बच्चा है, छोटे बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, नाम भी थोड़ा छोटा रखा है, इलाइट। तीसरे बच्चे का नाम है इलाइट। मैंने कहा भाई नाम तो हिंदी में भी इलाइट ही बोलेंगे, तो इंग्लिश में भी इलाइट बोलेंगे, लिखा होगा ILLITE। उसके अंदर भी इंग्लिश में समझाया गया, हिंदी में दोबारा समझा देता हूँ। इलाइट, इसको प्यार से निकनेम भी दिया है। आजकल के बच्चों का एक घर का नाम निकनेम और होता है, इसको कहीं कहीं हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। इसको घर वाले क्या नाम पुकारते हैं हाइड्रस माइका।
वैसे इसका स्कूल में नाम है इलाइट। कई बच्चों को पूछते नहीं स्कूल में तो ये नाम है और घर पर मेरा ये नाम। बाकी इसमें सभी चीज़ें लगभग मोंट मोरिलोनाइट की तरह ही, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक जैसे हैं। इस इलाइट का भी 2:1 रहेगा, लेकिन कम प्रसारित, लेस एक्सपेंडेड, कम प्रसारित होने वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसलिए इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। बस एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। कम प्रसारित होता है तो इसके बीच में बड़े आराम से के बैठा हुआ है। ये क्या नाम दे दिया मैंने? कम प्रसारित को बोलते हैं लेस एक्सपेंडेड फीचर, लेस एक्सपेंडेड या एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, यानी कम फैलता है।